हेलो एवरीवन, मैं हूं उषिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये पार्ट 3 है। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं studycommerce.net। यहाँ क्विजेस सेक्शन में आपको यूजीसी नेट कॉमर्स, पीजीटी टीजीटी कॉमर्स और यूपीएचईएससी से रिलेटेड क्विजेस मिल जाएंगे जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे कोर्सेज़ की अदर डिटेल्स और वीडियोज़ भी आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएंगे। हमारी वेबसाइट है studycommerce.net। अगर आप पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एट ₹100। आप फ़ोन पे, गूगल पे या किसी भी अदर यूपीआई से दिए गए नंबर 7317240017 इस पर पेमेंट करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, तो आप उससे वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है द अनदर नेम ऑफ गोसेंस सेकंड लॉ इज। चार ऑप्शन है हमारे, लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए, जहां भी गोसेंस का नाम आए दो लॉ हमें याद रखने हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। गोसेन के दो लॉ हैं, एक फर्स्ट है, दूसरा सेकंड है। गोसेंस फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और गोसेंस का सेकंड लॉ है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ हमारा सेकंड आंसर करेक्ट होगा, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये जो लॉ है ये दिया है एच गोसेन ने। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हम लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कहते हैं। ये डिफरेंट नेम्स हैं, आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में किसी भी नाम से पूछा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द लॉ ऑफ डिमांड इज ऑपरेटिव देन। अगर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेटिव है तो डिमांड कर्व की सिचुएशन क्या होगी, स्लोप्स अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। सबसे पहले यहाँ जानते हैं लॉ ऑफ डिमांड क्या है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल। यहाँ मतलब ये है कि लॉ ऑफ डिमांड में हम जब रिलेशनशिप की बात करेंगे तो वो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की होगी। इसके अलावा हम जो अदर फैक्टर्स हैं उनको कांस्टेंट मानते हैं। अदर फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, पॉपुलेशन में चेंज है, टेस्ट में चेंज है, ये सारी चीज़ों को हम इक्वल मानते हैं कि इनमें परिवर्तन नहीं होगा। तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जैसे जैसे किसी कमोडिटी की प्राइस में इंक्रीज होता है उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज होती है और वाइस वर्सा, यानी कि ठीक इसका उल्टा होता है। अगर प्राइस डिक्रीज कर जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कर जाती है। ये आप प्रैक्टिकली भी देखते हैं। आप बाज़ार में कोई सामान खरीदने जाइए, अगर उसकी प्राइस ज़्यादा होती है तो आप कम मात्रा परचेज करते हैं और अगर प्राइस कम होती है तो हम ज़्यादा मात्रा परचेज करते हैं। तो ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है। ये शो करता है इन्वर्स रिलेशनशिप प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में, यानी प्राइस अगर बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी और प्राइस घटेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है। ये इन्वर्स रिलेशन आपको देखने को मिलता है। इसी इन्वर्स रिलेशन के कारण जो ये कर्व होता है, डिमांड कर्व, ये होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं जैसे जैसे प्राइस घट रही है जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। जब एप्पल 30 रुपये का है तो उसको कितना केजी खरीदा जा रहा है, 3 केजी खरीदा जा रहा है। जैसे ही एप्पल का दाम 25 रुपये हो गए, 5 केजी खरीदा जा रहा है। 20 रुपये का दाम होने पर 9 केजी और 15 रुपीज़ प्राइस होने पे 13 केजी इसको खरीदा जा रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्राइस नीचे की तरफ जा रही है जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ती जा रही है। इसलिए डिमांड कर्व क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अगर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेटिव है तो डिमांड कर्व की स्थिति क्या होगी। तो ऑप्शन बी यहाँ आपका करेक्ट होगा, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन देयर इज वेरी स्मॉल चेंज इन प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी but it gives rise to infinite increase or decrease in demand, then demand will be। अगर किसी कमोडिटी की प्राइस में बहुत कम चेंज आ रहा है या कोई चेंज नहीं भी आ रहा है लेकिन जो उसके डिमांड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इनफाइनाइटली इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, तो डिमांड को हम क्या कहेंगे, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक कहेंगे, यूनिट कहेंगे या हाईली इलास्टिक डिमांड कहेंगे। यहाँ पे आप ध्यान दें, ये चारों जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या आप कह सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्रीज हैं। टोटल 5 डिग्रीज होती हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक डिमांड, हाईली इलास्टिक डिमांड और रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड।
सबसे पहले देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस टर्म का यूज़ किया गया है ये बताने के लिए कि एक कमोडिटी की अगर प्राइस में चेंज आता है तो उसकी डिमांड में कितना चेंज आएगा। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि कितना परिवर्तन आएगा। लॉ ऑफ डिमांड बताता है कि अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी घटता है और प्राइस घटता है तो क्वांटिटी बढ़ता है। सिर्फ इतनी बात लॉ ऑफ डिमांड ने बताई है, लेकिन कितना बढ़ेगा कितना घटेगा ये जो वैल्यू होगा ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता है। इसके लिए यूज़ किया जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, जो बताता है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। एक कमोडिटी की प्राइस में परिवर्तन होने पर जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितनी चेंज होगी, कितना परिवर्तन उसमें आएगा। इस कॉन्सेप्ट को अल्फ्रेड मार्शल ने इंट्रोड्यूस किया था। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तीन तरीके का होता है, एक प्राइस होता है, एक इनकम इलास्टिसिटी होता है और थर्ड होता है क्रॉस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी प्राइस में परिवर्तन से डिमांड की बात करता है, इनकम इलास्टिसिटी इनकम की बात करता है, यहाँ पर प्राइस जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, और क्रॉस इलास्टिसिटी बात करता है रिलेटेड गुड्स की। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, प्राइस से कैसे क्वांटिटी डिमांडेड में परिवर्तन आता है इसकी बात करता है। तो इसका डेफिनेशन आप कह सकते हैं डिग्री और रेट ऑफ चेंज ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इट्स प्राइस। किसी कमोडिटी की प्राइस में चेंज होने पर कितने रेट से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगी, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। तो जैसा कि मैंने कहा इसमें 5 डिग्रीज होती हैं। यहाँ पे किसी एक डिग्री से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ आपसे क्या कह रहा है कि प्राइस में या तो बहुत कम चेंज आया है या तो चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से घट रही है। तो ये कौन सी डिग्री होगी? तो यहाँ पहला वाला जो है आपका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हम इसे कहेंगे। आपसे कहा गया है कि जो डिमांड है वो क्या हो रही है, इनफाइनाइट हो रही है। तो जब भी डिमांड इनफाइनाइट इंक्रीज या डिक्रीज करती है तो उसे हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में प्राइस में या तो बहुत कम चेंज आता है या तो चेंज नहीं आता है, लेकिन जो डिमांड होती है वो बहुत तेज़ी से इनफाइनाइट इंक्रीज या डिक्रीज करती है, तो उसे हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। ये इसका आप डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। ओ एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी है और ओ वाई एक्सिस पे प्राइस है। जो प्राइस है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड आप देख रहे हैं Q से Q1 हो गई है और प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिमांड कर्व बनेगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि अगर ऐसी स्थिति होती है तो डिमांड कर्व कैसा होगा। तो डिमांड कर्व होता है हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे प्राइस में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो क्वांटिटी है वो आप देख सकते हैं Q से Q1 चली गई है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होगी इस स्थिति में, और जो डिमांड कर्व होगा वो होगा हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इन सारी डिग्रीज में आप देख सकते हैं अलग अलग सिचुएशन होगी। परफेक्टली इन इलास्टिक की जो डिग्री होती है वो 0 होती है, यूनिट इलास्टिक की 1 होती है, हाईली इलास्टिक की मोर देन 1 होती है और हाईली इन इलास्टिक इसकी लेस देन 1 होती है। तो ये 5 डिग्रीज होती हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सब्सटीट्यूट गुड्स विल बी। यहाँ बात कर रहे हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैंने आपको बताया जो रिलेटेड गुड्स होते हैं उनकी बात जब की जाती है तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। यहाँ पूछ रहा है सब्सटीट्यूट अगर गुड्स हैं तो उसकी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, 0, नेगेटिव, पॉजिटिव या नन ऑफ दीज। इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। ये कॉन्सेप्ट मूरे ने दिया था उनकी बुक सिंथेटिक इकोनॉमिक्स में। बाद में इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है रॉबर्ट टिफिन ने। अब क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब है जब क्वांटिटी डिमांडेड जो है कमोडिटी की वो इन्फ्लुएंस हो रही है चेंज इन प्राइस से, लेकिन किसके, रिलेटेड आइटम्स के। यहाँ हम उसी गुड की प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि रिलेटेड गुड्स की प्राइस में चेंज होने पर अगर किसी गुड की क्वांटिटी डिमांडेड में परिवर्तन आता है तो उसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। जैसे कि 2 गुड्स हैं, गुड ए है, गुड बी है। गुड ए की अपनी भी एक प्राइस होगी
और क्वांटिटी डिमांडेड होगी। लेकिन हम कह रहे हैं कि गुड ए की क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है गुड बी की प्राइस में चेंज आने से, तो इसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की आप डेफिनेशन देख सकते हैं, डिग्री ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी टू चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर रिलेटेड कमोडिटी इज कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स कमोडिटी अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। यानी एक गुड की प्राइस में चेंज होने पर दूसरे गुड की क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परिवर्तन आ रहा है, इसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी से देखते हैं। अब हमसे सब्स्टिट्यूट गुड्स पूछा गया है। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्हें हम एक दूसरे के स्थान पर यूज़ कर सकते हैं, यानी स्थानापन्न वस्तुएं। हम रिलेटेड गुड्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, एक कमोडिटी की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज या डिक्रीज करेगी दूसरी कमोडिटी के प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज होने पर। यहाँ सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात हो रही है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं टी एंड कॉफ़ी। मान लीजिए टी है और कॉफ़ी है, टी की जो प्राइस है वो बढ़ गई है, तो कॉफ़ी की जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो भी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि जब टी की प्राइस बढ़ गई है तो लोग अब क्या करेंगे कि चाय कम खरीदेंगे और कॉफ़ी पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है कि एक गुड की अगर प्राइस बढ़ रही है तो दूसरे की क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाएगी, और अगर एक गुड की प्राइस घट रही है तो दूसरे गुड की क्वांटिटी डिमांडेड भी घट जाएगी। ये होता है यहाँ पे। यानी यहाँ आप देख सकते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप आपको देखने को मिल रहा है। टी और कॉफ़ी या सब्स्टिट्यूट गुड्स की जब हम बात कर रहे हैं तो क्रॉस इलास्टिसिटी आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट है। यहाँ पर जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। एक की प्राइस बढ़ने से दूसरे की क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो हम क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करें तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ये पॉजिटिव होगी, क्योंकि प्राइस जब बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी जो हो रही है वो भी बढ़ रही है सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में। तो जो क्रॉस इलास्टिसिटी होगा वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अगर गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री हो तो उस केस में नेगेटिव होता है जो क्रॉस इलास्टिसिटी है, नेगेटिव आपको देखने को मिलेगी। और ज़ीरो तब होती है जब गुड्स इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी ऐसे गुड्स हो जिनका एक दूसरे से कोई संबंध ना हो तो क्रॉस इलास्टिसिटी ज़ीरो होती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि एग की प्राइस में चेंज होने से पेन की क्वांटिटी पे कितना असर पड़ेगा, तो ये दो गुड्स का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो क्रॉस इलास्टिसिटी होगी वो ज़ीरो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? When TU is maximum, MU is 0. When TU decreases, MU is constant. TU, MU are not interrelated. All the above. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच रिलेशनशिप का। इसको जान लेते हैं। सबसे पहले मार्जिनल यूटिलिटी क्या है और टोटल यूटिलिटी क्या है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, और जब हम सारी मार्जिनल यूटिलिटीज़ को टोटल करते हैं तो वो टोटल यूटिलिटी होता है। टोटल यूटिलिटी आप कहते हैं समेशन ऑफ MU। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में क्या संबंध होता है, रिलेशनशिप। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होता है टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करता है। ये आप देख सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी जब तक पॉजिटिव है टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, TU इज मैक्सिमम। आप देख सकते हैं यहाँ 6th पॉइंट पर मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है और टोटल यूटिलिटी यहाँ मैक्सिमम है। जब MU नेगेटिव होगा तब TU क्या करता है, डिक्रीज करता है। यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी अब नेगेटिव हो गई और TU डिक्रीज कर रहा है। तो ये रिलेशनशिप आपको देखने को मिलता है। जिस पॉइंट पर मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है इसे हम पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन या पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर। इनमें से एक परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट है उसका फीचर है। पहला है एंट्री बैरियर्स, दूसरा है एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, इम्परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट या नन ऑफ दीज। इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या है। तो ये एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं और यहाँ पर ह्यूज कंपटीशन होता है, क्योंकि कमोडिटी की एक ही प्राइस पूरे मार्केट में होती है और कोई भी इंडिविजुअल बायर या सेलर मार्केट प्राइस को इफेक्ट नहीं कर सकता।
इसके फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहला है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स की जो संख्या होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा है होमोजीनियस प्रोडक्ट, सिमिलर तरीके के प्रोडक्ट हर सेलर सेल करता है, चाहे सेलर ए हो या बी हो। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, किसी भी फॉर्म को एंट्री या एग्जिट का पूरा फ्रीडम होता है। नेक्स्ट है परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, जो कंज्यूमर्स होते हैं या सेलर्स होते हैं उन्हें मार्केट की पूरी नॉलेज होती है, एक परफेक्ट नॉलेज होती है कि मार्केट में क्या स्थिति चल रही है। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, जो सेलर्स होते हैं वो होमोजीनियस प्रोडक्ट्स यानी सिमिलर प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट कॉस्ट की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन्हें परफेक्ट मोबिलिटी होती है यानी वो किसी भी फॉर्म के साथ काम कर सकते हैं। तो वापस हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से कौन सा परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर का फीचर है, तो यहाँ आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। एंट्री बैरियर्स इसका फीचर नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी एंट्री बैरियर नहीं होता है, और इम्परफेक्ट नॉलेज भी नहीं है क्योंकि परफेक्ट नॉलेज होती है कंज्यूमर्स और सेलर्स को मार्केट की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु हैज़ प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, मार्शल, हिक्स, पीगू या चेम्बरलिन। तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के बारे में बताया है प्रोफेसर चेम्बरलिन ने, तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मार्शल ने कार्डिनल यूटिलिटी दिया हुआ है और हिक्स ने दिया है ऑर्डिनल यूटिलिटी यानी कि इंडिफरेंस कर्व, या आप कह सकते हैं यूटिलिटी एनालिसिस। नेक्स्ट है विच वन इज द लिमिटेशन ऑफ मोनोपोली अमंग्स द फॉलोइंग, पोटेंशियल राइवल्स, स्टेट कंट्रोल, पब्लिक ओपिनियन या ऑल ऑफ द अबव। इसके बारे में जान लेते हैं। मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर होता है मार्केट में और वो किसी भी प्राइस पे गुड्स को सेल कर सकता है। अब यहाँ बात लिमिटेशन की हो रही है, तो मोनोपोलिस्ट को एक फ्रेज कहा जाता है, अ मोनोपोलिस्ट इज अ किंग विदाउट क्राउन। जैसे कि किंग सबसे पावरफुल होता है, वैसे मोनोपोलिस्ट मार्केट में सबसे पावरफुल होता है और कोई भी प्राइस अपने कंज्यूमर से चार्ज कर सकता है। लेकिन तब भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं या लिमिटेशंस होती हैं जिसको उसे ध्यान में रखना पड़ता है ताकि जो सही प्राइस है वो मेंटेन कर सके। इसमें पहला है फियर ऑफ पोटेंशियल राइवल्स। अगर मोनोपोलिस्ट मनमाने ढंग से अपने प्राइजेस को बढ़ाता रहता है तो फ्यूचर में जो राइवल्स हैं बढ़ने के चांसेस होते हैं, इसलिए इसे बहुत सोच समझकर प्राइस को रखना होता है। बहुत ज़्यादा हाई प्राइजेस ये चार्ज नहीं करता है। दूसरा है फियर ऑफ स्टेट कंट्रोल। अगर एक्सेसिव प्राइस चार्ज कर रहा है कमोडिटीज़ का तो इसकी वजह से गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस आ सकता है। अगर मोनोपोलिस्ट एक्सप्लॉइट कर रहा है कंज्यूमर्स को तो गवर्नमेंट अपना कंट्रोल उसके ऊपर लगा सकती है ताकि एक्सप्लॉइटेशन रोकी जा सके। इसलिए जो मोनोपोलिस्ट होता है उससे प्राइस को थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ता है। नेक्स्ट है पब्लिक ओपिनियन। अगर मनमाने ढंग से ज़्यादा प्राइजेस मोनोपोलिस्ट चार्ज करता है तो पब्लिक उसके खिलाफ जा सकती है। लोग क्या कर सकते हैं कि कॉन्फ्रेंसेस या पार्लियामेंट में या इसके अलावा जो यूनियंस होती हैं वो मिलकर क्या कर सकती हैं कि जो मोनोपोलिस्ट है उसके खिलाफ जा सकती हैं, जिसकी वजह से आगे चल कर के जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होंगी या गवर्नमेंट होगी वो इसके खिलाफ एक्शन लेगी। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। अगर मोनोपोलिस्ट बहुत ज़्यादा हाई प्राइजेस चार्ज कर रहा है, सबसे अलग अलग प्राइजेस चार्ज कर रहा है, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि लोग सब्सटीट्यूट ढूंढना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट है नेशनलाइजेशन। मोनोपोलिस्ट को एक डर होता है नेशनलाइजेशन का। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि उसे चीज़ें अपने अंडर ले लेनी चाहिए, गवर्नमेंट को अपने अंडर ले लेना चाहिए सारी चीज़ों को, तो ऐसी स्थिति में वो क्या कर सकती है कि उस पर्टिकुलर फील्ड को नेशनलाइज कर सकती है। तो हमारा क्वेश्चन जो था वो था इनमें से कौन सा लिमिटेशन है, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा ऑप्शन डी। ये तीनों ही मोनोपोलिस्ट के या मोनोपोली के लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज एसोसिएटेड विद द बुक वैल्यू एंड कैपिटल, अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ, जे.आर. हिक्स या जे.एम. किन्स। वैल्यू एंड कैपिटल बुक को दिया है जे.आर. हिक्स ने इन द ईयर 1939। इसमें इन्होंने यूटिलिटी के ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में बात की है, तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू माल्थस पॉपुलेशन ग्रोज अरिथमेटिकली, ज्योमेट्रिकली, एट कांस्टेंट रेट या नन ऑफ द अबव। जो पॉपुलेशन है इसकी दो थ्योरीज आपको देखने को मिलती हैं। पहली है माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन और दूसरी है ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ बात हो रही है माल्थस की कि माल्थस ने अपनी पॉपुलेशन थ्योरी में क्या बताया है कि पॉपुलेशन किस रेट से ग्रो करती है।
तो माल्थूजियन थियरी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में देख लेते हैं। जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, इसकी प्रॉब्लम बहुत पुरानी है, ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट का सेंटर ऑफ इंटरेस्ट रहा है ये। लेकिन जो सबसे पहले इकोनॉमिस्ट थे वो थे थॉमस रॉबर्ट माल्थस, जिन्होंने एक डेफिनेट थियरी देने की कोशिश की पॉपुलेशन की। बाकी थियरीज का बेस आप इसे कह सकते हैं। माल्थस ने जो थियरी दी, इसमें इन्होंने कंपेयर किया था इंक्रीजिंग पॉपुलेशन और फूड ग्रेन्स को। जितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी तेजी से फूड सप्लाई नहीं बढ़ रही है, यानी जो फूड ग्रेन्स हैं उसकी बढ़ने की जो पेस है वो पॉपुलेशन की बढ़ने की पेस से कम है। तो एक समय बाद ऐसा होगा कि फूड ग्रेन्स बचेंगे ही नहीं जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसके लिए। इसको बताने के लिए इन्होंने एक मैथमेटिकल अप्रोच लिया। इन्होंने बताया कि पॉपुलेशन इंक्रीज होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से, यानी कि 1, 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन, और फूड ग्रेन्स इंक्रीज होती हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। पॉपुलेशन है वो ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज करती है इन कंपैरिजन टू फूड ग्रेन्स। ये इन्होंने अपनी थियोरी में बेसिक जो चीज़ इन्होंने बताई है अपनी थियोरी में, वो इन्होंने ये बताया है। माल्थीजियन थ्योरी और ऑप्टिमम थ्योरी पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो वापस हम क्वेश्चन पर आते हैं। माल्थस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन ग्रो कैसे करती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ज्योमेट्रिकली। पॉपुलेशन ज्योमेट्रिकली ग्रो करती है और फूड ग्रेन्स अरिथमेटिकली ग्रो करते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने यूपी पीजीटी में इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।